पहले हम जानेंगे यूरोपीय व्यापार के बारे में। आप देख पा रहे हैं व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक तथा धन तीनों साधनों का उस समय बहुत महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी के शुरुआत में अर्थात 1600 से 1670 ईस्वी के मध्य में व्यापारी कंपनियां स्थापित की। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस प्रकार की व्यापारी कंपनियों के केंद्र खोले गए और जैसे किसी भी व्यापार के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार उस समय भी लंबी यात्रा कर सके ऐसे जहाज़ों की आवश्यकता होती थी। उन जहाज़ों को चलाने के लिए कुशल नाविकों की आवश्यकता होती थी और रास्ते में खर्चे के लिए धन की भी आवश्यकता होती थी। आप देख पा रहे हैं। अब हम जानेंगे व्यापारी कंपनियों के बारे में। विश्व में अनेकों कंपनियों की स्थापना हुई। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ हम जानेंगे। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ होता है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी या शेयर का होना। जैसे आप कोई व्यापार करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप कोई दुकान खोलना चाहें तो उसके लिए आपको धन की आवश्यकता होगी, कच्चे माल की आवश्यकता होगी और एक स्थान की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार उस समय भी उन कंपनियों को अनेकों वस्तुओं की आवश्यकता होती थी। तो हो गई ना बहुत से लोगों की हिस्सेदारी या शेयर का या भागीदारी कह सकते हैं। तो व्यापारिक कंपनी का प्रमुख रूप से अर्थ होता है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, अर्थात बहुत से लोग मिलकर एक कंपनी का निर्माण कर लेते हैं और सब सामूहिक रूप से व्यापार चलाते हैं। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। जैसे आप अगर कोई व्यापार करने की सोचें तो आपके को भी पूंजी की आवश्यकता होगी और आप बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक की पूंजी लगाने से कोई व्यापार हो जाए। हो सकता है आपको आपके व्यापार में कोई पूंजी निवेश करे। ऐसा ही कार्य प्राचीन समय में भी होता था और यूरोपीय कंपनियों ने भी जो भी व्यापार किया उसमें बहुत से लोगों की हिस्सेदारी होती थी और वो सभी व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लिया जाता है। यही व्यापार का नियम है। यदि आप भी ऐसा करेंगे और अगर आपको व्यापार में लाभ होगा तो आप भी उसको मुनाफे को अपने आपस में सारे हिस्सेदारों में बराबर बराबर या पूंजी के अनुपात में बांट सकेंगे। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। अब हम जानते हैं कि उस समय भारत में जो भी यूरोपीय कंपनी आई उनमें से कौन सी कंपनी सबसे पहले आई, अर्थात समय अनुसार हम ये देखेंगे। अपनी ये तालिका आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें हमारे सामने 4 प्रमुख यूरोपीय कंपनियों के नाम दिए गए हैं और उनका समय दिया गया है। इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे और इनका समय भी याद रखेंगे। इतिहास में हमें महत्वपूर्ण तिथियों को याद रखना होता है जिससे कि हम उस समय की सभी बातें विधिवत जान सकें। तो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आई। याद है ना आपको भारत की खोज किसने की थी? बिल्कुल ठीक, वो भी पुर्तगाल से ही आया था। इसलिए पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इन्होंने भारत में व्यापार का प्रचार प्रसार किया और अपने व्यापार को फैलाया। इनका समय क्या था? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनियां भारत में अपने व्यापार करने के लिए आईं। उसके बाद में अंग्रेज आए जो 1600 ईस्वी में आए। उसके बाद डच 1602 ईस्वी में आए और उसके बाद फ्रांसीसी ये 1664 ईस्वी में आए। डच हॉलैंड से आए थे। तो इन सभी का क्रम आपको याद रखना होगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे प्रश्न के उत्तर के रूप में भी हम आगे लिखेंगे। आइए अब जानते हैं उन विदेशी कंपनियों के नामों को जिन्होंने हमारे भारत में अपने व्यापार को बढ़ाया। अनेकों कंपनियों की स्थापना हुई। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंग्लैंड में जिस व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई उसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इन सभी नामों को आप सभी याद रखेंगे। प्राचीन समय की भांति आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार कार्य करती हैं। सारी कंपनियां पूंजी लगाती हैं और फिर जब व्यापार में लाभ होता है या मुनाफा होता है तो उसे आपस में बांट लिया जाता है और इसी माध्यम से पूंजी को एकत्र किया जाता है। और यही हानि में भी होता है। यदि व्यापार में हानि होगी तो उस क्रम में आपको पूंजी में हानि भी उठानी पड़ेगी। यही व्यापार का नियम है। यदि भविष्य में आप व्यापारी बनेंगे तो आपको इस लाभ हानि का भी सामना करना पड़ सकता है।
आइए अब जानते हैं इन व्यापारिक केंद्रों के बारे में। पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने आए। भारत के पश्चिमी तट अर्थात जहाँ गोवा दमन दीव स्थापित है वहाँ सबसे पहले व्यापार प्रारंभ हुआ और वहीं पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार के चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में भी दिए गए हैं और ये उन व्यापारिक केंद्रों को दर्शाते हैं। अर्थात गोवा दमन दीव में इस प्रकार के व्यापारिक केंद्र खोले गए। ऐसा क्यों हुआ होगा? बिल्कुल ठीक, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये सभी समुद्र के रास्ते से ही हमारे भारत में प्रवेश करके व्यापार को प्रारंभ करने की स्थिति में आए थे। अब आते हैं व्यापारिक केंद्रों के बारे में। व्यापारिक केंद्रों को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विदेशी कंपनियों के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। जैसे आप अपने घर मकान में अलग अलग कमरों के नाम रखते हैं, जैसे शयन कक्ष या आपके पढ़ाई का कक्ष जो होता है, जैसे कि आप पुस्तकालय नाम रखते हैं जहां आपकी पुस्तकें रखी जाती हैं। इसी प्रकार उस समय जहां व्यापार होता था उन कार्यालयों को, उन केंद्रों में स्थापित कार्यालयों को कोठी कहा जाता था। फैक्टर का शब्द का अर्थ यहाँ पर एजेंट से है। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी, उनको एजेंट कहा जाता था और वो एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। ऐसा क्यों होता होगा भला? बिल्कुल ठीक, क्योंकि जहाँ व्यापारिक केंद्र होते हैं वहाँ कच्चे माल या बने हुए माल या उत्पादों को रखा जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक भी रखे जाते थे। चूँकि यूरोपीय कंपनियाँ बहुत शक्तिशाली थीं, बहुत सुदृढ़ अवस्था में थी, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए इन सैनिकों को रखती थी। कोठियों की रक्षा किलों की भांति होती थी। जैसे आजकल आप बैंकों को देखते होंगे, उनके बाहर आपने हमेशा सुरक्षाकर्मी बैठे देखे होंगे। इसी प्रकार उस समय उन कोठियों की रक्षा किलों की भांति होती थी और इनमें सशस्त्र सैनिक तैनात होते थे। आपने आजकल ऐसा प्रायः बैंकों और एटीएम के बाहर जरूर देखा होगा। तो आपको ये कोठी शब्द भी याद रखना होगा। उस समय उन व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री या कोठी कहा जाता था और उनमें जो एजेंट काम करते थे उनको भी हम उन्हीं की बात सुरक्षा देते थे, जैसे हमारे बैंक में रखी हुई पूंजी या एटीएम में बंद पूंजी को रखते हैं।